हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए जीके का जो कंप्लीट पोर्शन होता है उसके हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सभी सेक्शन से होंगे जैसे कि मेन एग्जाम में होता है, सभी सब्जेक्ट से जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स होते हैं जो कि जीके के पार्ट में होते हैं जिनसे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल एकदम मेन एग्जाम की तरह ही है। ओके, तो आपको इसको मेन एग्जाम की तरह ही अटेम्प्ट करना है और जैसे ही आप इस पूरे क्विज को, इस पूरे टेस्ट को लगाओगे, पूरी जीके आपके दिमाग में से निकल जाएगी। ओके, देखो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो पूरी जीके का आपको आइडिया मिलता हुआ चला जाएगा, पूरी जीके का रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह है। इसमें क्वेश्चंस को बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह सेट किया गया है, जैसे कि एग्जाम में डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को आप सीरियसली अटेम्प्ट करना बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह। ओके, और अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चले जाना और इस टेस्ट के कंप्लीट होने पर अपना टोटल स्कोर जरूर चेक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, देखो ऐसा करने से जैसा कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसके फेमिलियर हो जाओगे। क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, सोल्व करना है, किस तरीके से आपको प्रेशर को हैंडल करना है। ओके, ये सब चीजें आपको अभी पता चल जाएंगी। क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाएगा और आप इन पर काम कर लोगे जिससे कि वो मिस्टेक आपके मेन एग्जाम में ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस एंड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस टेस्ट का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पनामा स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज। ओके, अब देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पनामा है कहां पर। ओके, तो देखो पनामा कहां पर है, ये है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और देखो ये जो यहां पर एरिया है, बिल्कुल ये बहुत पतला सा जो एरिया है ये है पनामा, राइट, यहां पर पनामा है। तो देखो जब हमको इस वाले एरिया से इधर को आना होता था तब हम इस तरीके से घूम के आया करते थे। ओके, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए, इस रूट को शॉर्ट करने के लिए इसमें अननेसेसरीली खर्चा होता था और टाइम लगता था। ओके, तो इसको शॉर्ट करने के लिए यहां पर पनामा कैनाल को बनाया गया। ये आर्टिफिशियल है यानी कि ह्यूमन मेड है। ओके, ये नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है, इंसानों ने ही इसको बनाया है इस रूट को शॉर्ट करने के लिए। तो देखो जब ये बन गई तो यहां से और यहां तक हम बड़े आसानी से बहुत जल्दी आ सकते हैं। देखो ये जो रूट, टाइम और खर्चा है ये हमारा सब बच जाता है। ओके, तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पनामा स्ट्रेट है इसको पनामा कैनाल भी बोलते हैं और स्ट्रेट भी आपको मिल सकता है। मेन चीज है पनामा, पनामा आपको याद रखना है। ओके, तो पूछ रहा है कि ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ओके, तो देखो ये जो वाटर बॉडीज हैं ये है पैसिफिक और अटलांटिक वाटर बॉडीज। ओके, और ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, देखो 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है पैसिफिक और अटलांटिक। देखो ऑप्शन नंबर 4, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और ये आपकी ज्योग्राफी को टेस्ट करता है कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी किस तरीके से, आपका जो ग्लोब है वो कितना तैयार है, ग्लोब पर आपकी कितनी पकड़ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फांगपुई नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और बच्चे इसको तैयार करके नहीं जाते। और देखो बच्चों को ये बिल्कुल नया वर्ड लगता है तो तुक्का भी नहीं लगा पाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम। तो देखो फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम में सिचुएटेड है। ओके, फांगपुई ये पहाड़ियां हैं तो वहां पर ये नेशनल पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, बारिश के बाद में क्लाउड्स फॉर्मेशन वगैरह होती है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ओके, सो इन विच स्टेट इज इट सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन मिजोरम। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाओ और इन क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट करना बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह। देखो इस सारे टेस्ट को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे आपका मेन एग्जाम होता है। ओके, आपको डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, इनसे आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन एफकैट एग्जामिनेशन, राइट। Let's move on. Let's see next question. Question number 3 is Sahara Desert is located in which part of Africa continent? Okay, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डिजर्ट जो है वो किस पार्ट में लोकेटेड है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं सदर्न अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका या साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। तो देखो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप और देखो इसमें सहारा डिजर्ट कहाँ पर होता है, देखो ये जो दिख रहा है ना पीला पीला, ये है सहारा डिजर्ट, राइट। तो ये देखो अफ्रीका के कौन से पोर्शन में है, ये नदर्न पोर्शन में है। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, और यदि वो बोले कि कालाहारी किधर है, कालाहारी कौन से एरिया में सिचुएटेड है, तो देखो कालाहारी कहां पर है, वो देखो यहां पर है, इस वाले एरिया में, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर बोत्सवाना और उसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वहां पर है, राइट। तो ये है कालाहारी का जंगल। आपने डिस्कवरी में देखा होगा ना, वो शेर चीते जो देखते हैं वो कालाहारी में बहुत होता है। ये लायंस, लेपर्ड्स एंड चीताज, ये जो हंटिंग करते हैं, ये जो हम डिस्कवरी में देखते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो ज्यादातर यहीं की होती हैं। ओके, तो देखो कालाहारी की लोकेशन पूछ ले तो ये कहां पर है? सदर्न अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके जस्ट ऊपर है। और यदि सहारा पूछ ले तो ये है नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये देखो टेरिटोरियल आर्मी का जो अभी 26 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ओके, और इसी एग्जाम में नहीं, ये मल्टीपल एग्जामिनेशंस में पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, और देखो इसके आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज एफकेट वाले जो क्वेश्चंस उठाते हैं ये इधर उधर के एग्जामिनेशन से ही उठाते हैं जो कि रिसेंटली हुए होते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखो इस टेस्ट को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, राइट। देखो कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वायर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, किसी भी चीज के आने जाने में अड़चन डालना, उसमें रुकावट डालना, उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोले तो रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। ओके, चालकता, हिंदी में बोले तो चालकता, कि उसमें कोई भी चीज कितने आसानी से फ्लो करती है। जैसे कि कोई भी वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में दिक्कत आ रही है, ओके, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होगी यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम होता है, दिक्कत होगी उसमें, वो हीटअप भी ज्यादा होगा इसी वजह से। और जिस मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टिविटी कम होगी उसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा, तो वो जो वायर होगा वो करंट फ्लो के लिए सबसे अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? चांदी की होती है। ओके, चांदी का जो वायर होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन हम चांदी का वायर क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपनी डेली लाइफ में? बिकॉज यदि हमने चांदी की वायरिंग करनी शुरू कर दी तो उसको कोई छोड़ेगा नहीं। ओके, अब देखो चांदी को पीरियोडिक टेबल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो ये पूछ रहा है, राइट। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। देखो कूलम्ब किसकी यूनिट होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, राइट। ये क्वेश्चन देखो साइंस का है। और हेनरी होती है इंडक्टेंस, प्रेरण, ये इंडक्टेंस की यूनिट होती है, राइट। और ओम किसकी होती है? ये होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, उसको हम मेजर करते हैं ओम में। और कंडक्टेंस को हम मेजर करते हैं सीमेंस में, राइट। किसी भी एलिमेंट या कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम मेजर करते हैं सीमेंस में। जितने ज्यादा सीमेंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो यानी कि चांदी के लिए ये सीमेंस ज्यादा होंगे। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। और देखो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम, और रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या है? कंडक्टिविटी। देखो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। यदि हम वर्ड में बोले तो ये एक दूसरे के एंटोनियम है, राइट। तो देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम, तो कंडक्टिविटी की बनती है मोहो। इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दो, इसको हम इधर से पढ़ रहे हैं तो अब इसको हम यदि इधर से पढ़ें तो ये बन जाएगा मोहो, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो मोहो भी होती है। तो यदि यहाँ पर सीमेन नहीं दिया हुआ होता और मोहो दिया हुआ होता तो हमारा आंसर मोहो होता। ओके, और देखो आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट और जितने भी टाइप के सिनेरियोज बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हमने समझा है। सभी टॉपिक्स की अलग क्लास थी और सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है, राइट। तो यदि आपको दिक्कत आ रही है मैथ और रीजनिंग में तो आप प्लीज इन क्लासेस को जरूर देख लेना। कंप्लीट प्लेलिस्ट, दोनों की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में। ओके, देखो इन क्लासेस को लगा के आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जिनके अंदर मैथमेटिक्स का फोबिया है, स्पेशली उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैंने चालू करी थी और ये कंप्लीटली पूरी हो चुकी हैं। और आगे आने वाली क्लासेस में अब हम जीके की तैयारी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। देखो बोल रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है। ऑप्शंस दिए हैं उसने, इन चारों में से एक हमको छांटना है। ऑप्शंस देखो क्या है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पैसिफिक ओशन या गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, तो देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइंस होती हैं उनमें से ये एक है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। देखो ये है डॉटेड जो है ये। ओके, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन और ये इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइडली ये
एक्सेप्टेड है सभी कंट्रीज के द्वारा। ओके, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है और ये 0 डिग्री से ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर है। ओके, और देखो इसमें थोड़ा सा डेविएशन भी होता है, जैसे कि देखो आप यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें डेविएशन है। ये किस वजह से होता है? जो आइलैंड्स वगैरह आ जाते हैं ना इसके रास्ते में, उनको बचाने के लिए ये लाइन डेविएट होती है थोड़ी सी। ओके, और देखो ये जो ग्लोबल लाइंस बनती हैं इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। जैसे कि ये होगी इक्वेटर, इसके ऊपर होगी सेंटर ऑफ कैंसर, इसके नीचे होगी सेंटर ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, तो देखो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये कहाँ से पास होती है? ये होती है पैसिफिक ओशियन से। ओके, देखो ये पैसिफिक ओशियन है, राइट, और देखो ये यहाँ से पास होती हुई जाती है और ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। डिमार्केशन है, ये लाइन है एक तरीके से, राइट, और ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा डेविएशन भी हो रहा है और उसकी वजह क्या है? उसके बीच में कुछ आइलैंड्स का आ जाना, उनकी लोकेशन का होना। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशियन। और देखो इनकी जो लोकेशन है ना ओशियन वगैरह की, इनको आप स्टडी कर लेना। ये देखो ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, इनको देख लेना, एक बार नजर डाल लेना, कितने ओशियन है, कहाँ उनकी लोकेशन है, कितने आइलैंड्स हैं, डेजर्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो है इनको पढ़ लेना, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ओके, और देखो इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि रेड सी ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और देखो आप अपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ और ईमानदारी से लिखना, चीटिंग मत करना। देखो चीटिंग करोगे तो आप अपने आप से ही चीटिंग करोगे, आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा, राइट। गलत है तो गलत लिखना, सही है तो सही लिखना, लेकिन लिखना जरूर, उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे मेन एग्जाम में होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट, राइट। देखो इसने ये पीक से रिलेटेड पूछ लिया, माउंटेन की पीक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो पूछ रहा है कि ये माउंट विंसन जो है ये किस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है? तो देखो अफ्रीका की क्या है? अफ्रीका की है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की है माउंट किलिमंजारो। और ये नॉर्थ अमेरिका की क्या है? नॉर्थ अमेरिका की है माउंट मैकिले। और यूरोप की क्या है? माउंट एल्ब्रूज। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका की है माउंट मैकिले और यूरोप की है माउंट एल्ब्रूज, लेकिन ये बोल रहा है माउंट विंसन। ओके, तो बताओ इन तीनों ऑप्शंस में से होगा क्या? नहीं होगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। ओके, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो करते हैं वो ये जो कॉन्टिनेंट है ना इनकी तो तैयार करके चले जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देके जाते। अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उस पर ध्यान देके नहीं जाते, राइट, उसको इग्नोर ही करते हैं। तो देखो एग्जाम में वो इनसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो देखो इनको आप तैयार कर लेना अपना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट। और वैसे कौन से कॉन्टिनेंट की है? अंटार्कटिका की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द ओलंपिक गेम्स सिंबल विच कॉन्टिनेंट डज ब्लू सर्कल रिप्रेजेंट? ओके, देखो बोल रहा है ओलंपिक गेम्स का जो सिंबल होता है, जो लोगो होता है, वो देखो क्या है? ये है, पता ही आप सभी को पता है। इसमें ये 5 रिंग्स होती हैं, 5 अलग अलग कलर की होती हैं। तो उसने देखो पूछा है कि ये जो ब्लू रिंग है ना ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो उसने इसमें बोल ही दिया है कि कॉन्टिनेंट भी उसने ले लिया है, अदरवाइज क्वेश्चन में यही पूछता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, देखो ऑप्शंस क्या हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका। तो देखो इसको पहले थोड़े से अच्छे से समझते हैं। देखो ये जो ब्लू रिंग होती है ये रिप्रेजेंट करती है यूरोप कॉन्टिनेंट को। ओके, और ये जो ब्लैक रिंग होती है ये रिप्रेजेंट करती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, राइट। और ये जो येलो रिंग है ये रिप्रेजेंट करती है एशिया कॉन्टिनेंट को, और रेड रिंग करती है ये अमेरिका कॉन्टिनेंट को, और ग्रीन रिंग करती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। ओके, तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहा है? ये ब्लू रिंग किसको कर रही है? तो देखो ब्लू रिंग किसको करेगी? ये यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखो इनको याद कैसे करेंगे? देखो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, कैसे याद करोगे, वरना तो भूल ही जाते हैं। देखो ओनली याद करने के लिए बता रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं है मेरा किसी भी जाति वगैरह से। देखो ब्लैक को हम कैसे याद करेंगे? ये अफ्रीकन कंट्री में जो लोग होते हैं देखो ब्लैक होते हैं, होते नहीं होते हैं? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कंट्रीज में लोग ब्लैक होते हैं, तो इनको जो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा वो ब्लैक रिंग वाला करेगा। ओके, और देखो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो लोग होते हैं बहुत गोरे होते हैं, वो लाल लाल से दिखते हैं, आपने देखे होंगे उनके चीक्स, हाथ वगैरह ये रेड कलर के दिखते हैं ना। अंग्रेजों के जो चीक्स वगैरह होते हैं देखो बिल्कुल रेड दिखते हैं। तो इससे हम रिलेट करेंगे कि जो रेड कलर का सर्कल होगा ये रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ओके, और देखो हमारे एशिया में लोग कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, गेहुआ कलर के होते हैं, गोरे होते हैं। तो इनमें से 5 रिंग में से गोरे कलर के नज़दीक कौन सा है? देखो पीला रंग है, ये ज़्यादा उसके नज़दीक है। तो ये जो पीले रंग का जो सर्कल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एशिया कॉन्टिनेंट को। ओके, और देखो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं और जो वहाँ का वाटर बॉडी है वो देखो ब्लू कलर का ही दिखता है। देखो बस इमेजिनेशन करना है हमको, थोड़ा सा हिंट चाहिए, राइट। बिल्कुल हमको इस पर थीसिस नहीं लिखनी है, PhD नहीं करनी है, बस हमको थोड़ा सा हिंट चाहिए।
ओके, तो देखो वहाँ पे आइस वगैरह वाटर बॉडीज है ऊपर की साइड में, ठीक है, और वहाँ के जो पहाड़ है वहाँ पे आइस वगैरह होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होंगे, तो हरे भरे कम दिखेंगे, तो नीले नीले से दिखेंगे। ओके, तो देखो ये जो नीले कलर की रिंग होगी ये रिप्रेजेंट करेगी यूरोप को, और बचा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रीन कलर। ओके, इस तरीके से हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये नोमेनिक टेक्निक्स हैं जिनसे कि आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठा सकते हैं। राइट, अपना आंसर नीचे लिखिए और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज Who was the last ruler of Lodi dynasty? राइट, देखो लोधी डायनेस्टी विच वॉज द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो बोल रहा है कि इसका लास्ट रूलर कौन था। ऑप्शंस हैं सिकंदर लोधी, बलबन, बहलोल लोधी या इब्राहिम लोधी। देखो बलबन तो होगा नहीं, यदि आपने थोड़ी बहुत, जिन लोगों ने भी पढ़ रखी है हिस्ट्री, वैसे तो उनको आंसर तो पता ही है इसका, उनको तो पता ही चल गया होगा क्वेश्चन को देखते ही, लेकिन जिनको नहीं पता देखो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी, उसके बाद में आए सिकंदर लोधी और उसके बाद में आए इब्राहिम लोधी। ओके, इब्राहिम लोधी पर बाबर ने अटैक किया इन 1526। इब्राहिम लोधी पर बाबर ने अटैक किया और इब्राहिम लोधी को हराया। ओके, और जैसे ही इब्राहिम लोधी की हार हुई ऐसे ही ये लोधी डायनेस्टी वहां पर फिनिश हुई और दिल्ली सल्तनत भी वहां पर फिनिश हुई, और मुगल साम्राज्य, मुगल एम्परर का वहां पे आगमन हुआ, उद्गम हुआ, वहां पर मुगल एम्परर स्टार्ट हुआ, जो कि स्टार्ट किया किसने, बाबर ने किया। ओके, तो देखो इब्राहिम लोधी के हारते ही लोधी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। तो देखो लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन होगा, इब्राहिम लोधी। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 8। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 9 is Battle of Hydaspes was fought between Alexander and which ruler among these four? Okay, तो देखो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य। देखो ये हाइडेस्पीस किसको बोलते हैं, ये जो झेलम रिवर है ना, पाकिस्तान में जो इसका पार्ट जा रहा है, पाकिस्तान का जो पंजाब है उस रीजन में ये बैटल हुई थी। राइट, और ये हुई थी 326 बीसी में। तो देखो बहुत पुरानी बातें हैं, और ये पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप तो ये बहुत बाद के हैं। अलेक्जेंडर ने जो अटैक किया था, जो आक्रमण किया था, वो 326 बीसी में किया था। ओके, तो उस टाइम पर ये दो एम्परर हुआ करते थे, पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुई थी, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में हुई थी, और उसमें जीत हुई थी अलेक्जेंडर की, और पोरस ने किया था सरेंडर। ओके, ये जो झेलम रिवर है इसको ही हाइडेस्पीस रिवर बोलते हैं। उनके हिसाब से, अलेक्जेंडर वाली साइड के हिसाब से, वो लोग जब अपनी हिस्ट्री लिखते हैं तो वहां पर उसको हाइडेस्पीस के नाम से बोला गया है। राइट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, और देखो ये जो भी बैटल्स है ना, आप इनको तैयार कर लेना। खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ, किस ईयर में हुआ, इनको सबको याद कर लेना। देखो जितने भी टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ ना इसमें, ये सभी वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि भाई से एक क्वेश्चन तो हाँ जी खत्म करो, ये आपको रिमाइंडर मिल जाना चाहिए, एक तरीके से हिंट मिलना चाहिए कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ऐसे ऐसे टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में इसी तरीके के फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, आर्टिकल नंबर 32 इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 जो है ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है, और ये हमको ये रेमेडीज प्रोवाइड कराता है कि यदि उनका वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं उसके लिए कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका गारंटर भी है और प्रोटेक्टर भी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके। राइट, तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो ये जो शुरू के 100 आर्टिकल्स हैं ना, इनको आप तैयार कर लेना, सारे मत करना। इसमें देखो स्पेशली जो 55 तक के जो आर्टिकल हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स और ये प्रेसिडेंट वगैरह इनसे रिलेटेड है, तो इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। जो टॉप 55 है ना स्टार्टिंग के जो आर्टिकल्स हैं इनको तैयार कर लेना, और कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। राइट, मुझे टाइम बचता है, मिलता है, वैसे तो मैं और भी चीज़ें कवर करवाऊंगा आपकी, लेकिन मुझे मिलता है तो मैं इसको भी कवर करवाऊंगा, बट यू शुड नॉट वेट फॉर एनीबडी। मैं देखो आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और अब तैयार करना आपका काम है। ओके, क्योंकि तैयारी आप कर रहे हो। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, तो इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है। ऑप्शंस हैं एंट, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स या बी।
देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे और उल्टे सीधे कमेंट भी मारेंगे, ये भी पता है मुझे। देखो एंटोमोलॉजी जो साइंस की ब्रांच होती है इसमें स्टडी की जाती है इंसेक्ट्स के बारे में। ओके, अब आप कहोगे कि भाई बटरफ्लाई और बीबी तो इंसेक्ट्स ही हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, राइट। देखो ये है इंसेक्ट्स, ये जो सर्कल है ये इंसेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बटरफ्लाई और बी यदि ये इंसेक्ट्स में आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ब्रांच है ना, इसमें तो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होंगे और यहाँ पर ये कोई बी आ रही होगी, इसका भी इस तरीके से कोई सर्कल आ रहा होगा, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो देखो बटरफ्लाई और बी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये ओनली इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इंसेक्ट्स की जो कैटेगरी है इसमें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं ना, तो ये जो एंटोमोलॉजी जो होती है इसमें ओनली कोई बटरफ्लाई और बी की स्टडी थोड़ी करते हैं, हम तो बाकी इंसेक्ट्स की भी करते हैं। तो हमको लगाना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखो, इसीलिए उसने ऑप्शंस में इनको भी डाला है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होकर इन पे भी अपना आंसर लगाएं, राइट। तो देखो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंसेक्ट्स होगा। इंसेक्ट्स के अंडर ही ये आते हैं, तो एंटोमोलॉजी जो होगा इसके अंडर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। और ये जो साइंस की ब्रांचेस हैं इनको भी आप तैयार करके जाना, इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, राइट। और देखो इस टेस्ट को आप लाइक और शेयर जरूर करते जाना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। यदि ये आपके लिए यूजफुल है, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, लाइक एक्सेट्रा अच्छे रहते हैं, तो उनको एनालाइज करके मुझे ये पता चलेगा कि हाँ भी मुझको और भी इसी टाइप के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने चाहिए, देन आई विल डू द सेम इन द अपकमिंग क्लासेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12 is which isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि बस यही क्वेश्चन और खत्म हो गया। आपको क्या हिंट मिल रहा है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए, उसको आप तैयार कर लेना। छोटा सा टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि उसमें कंट्रोलर के तौर पर किस चीज़ की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी रोड इस्तेमाल की जाती है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, और उसमें कूलेंट के तौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको तैयार कर लेना। ओके, तो देखो ये हैं यूरेनियम के आइसोटोप और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235। ओके, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, राइट। अपने आंसर्स नीचे लिखते जाओ और अपना फाइनल स्कोर जरूर बताना। देखो इससे आप बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम के फैमिलियर हो रहे होगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके एक्चुअल एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे। ओके, तो देखो टोटल कितने तीर्थंकर थे, टोटल 24 थे। लास्ट वाले कौन थे, महावीर जी थे। और 23rd कौन थे, उनसे पहले वाले कौन थे, पार्श्वनाथ जी थे। और पहले वाले कौन थे, वो थे ऋषभनाथ जी। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी देखो आप तैयार कर लेना। जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये आपका सिखिज्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध को जो अपनी दीक्षा मिली थी, जो एनलाइटमेंट मिला था, वो कहाँ पर मिला था, किस जगह पर मिला था, उनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी कि उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, उन्होंने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे। तो इन जगहों के नाम पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। ये एग्जामिनेशंस के इस टॉपिक के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पार्टीशन के टाइम पर, बंगाल के विभाजन के टाइम पर वहाँ के बंगाल के वाइसराय कौन थे। ओके, देखो ये इंडिया ना भी हो तो बंगाल भी हो तो भी आपको ये मान लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो यदि सीधे सीधे बात करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, वो किस वाइसराय के टाइम में हुआ था। तो देखो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। इसको 19 जुलाई 1905 में इन्होंने इसको पास किया था और 16 अक्टूबर 1905 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और इसका बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ओके, बंगाल का विभाजन हुआ था, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लेना। कौन सी घटना, कौन से इंसिडेंट के टाइम पर कौन से वाइसराय थे, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वॉज द राइटर ऑफ पंच सिद्धांतिका। देखो ये एंशियंट बुक्स हैं। मैंने आपको बोला था ना स्ट्रेटजी वाली क्लास में, जब मैंने आपको सारे टॉपिक्स गिनाए थे ये जीके के कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एंशियंट एरा की जो बुक्स होंगी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो अभी मॉडर्न एरा की जो बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो पंच सिद्धांतिका लिखी है वराह मिहिर ने। ओके, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इनको देखो आप गूगल पे जाना, विकीपीडिया पे सर्च करना और इनको तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा बुक नहीं है, थोड़ी सी बुक है ये। आप टॉप 50
50-50 कर लो तो उसमें से ही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ट्रिक्स के साथ में इनको तैयार करवाऊं, कवर करवाऊं निमोनिक टेक्निक्स के साथ में, जिससे कि आपको ये एक बार में ही याद होती हुई चली जाए, राइट। देखो स्पोर्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड कप्स होते हैं उनको मैंने निमोनिक टेक्निक से आपको तैयार करवा दिया है, याद करवा दिया है। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने उसको कवर किया था, और आगे आने वाली क्लासेस में इसी टाइप के टॉपिक्स हम निमोनिक टेक्निक से तैयार करेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 16 is directive principles of state policy are taken from the constitution of which country। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, डिफेंस के, उनमें बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और ये रिपीटेडली पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पूछा जा चुका है तो अब नहीं पूछा जाएगा, ये रिपीटेडली पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या हैं, आयरलैंड, द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो देखो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तब हमने इसको लिया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसीजर है, वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, राइट। इस टॉपिक को तैयार कर लेना, ये जो सारी चीजें हैं इनको आप तैयार कर लेना, ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज पोंगल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, राइट। देखो ये फेस्टिवल्स का जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोक डांस, क्लासिकल डांसेस, कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, ये क्वेश्चंस आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। तो इनको तैयार कर लेना। तो पूछ रहा है पोंगल जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखो पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि फसल के कटने पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये तमिल पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो इसको देखो कौन से स्टेट के लोग सेलिब्रेट करेंगे, ऑप्शंस देखते हैं। देखो गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताओ गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम हो सकते हैं क्या? नहीं। क्या होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर? इट इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1। तमिल लोग पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ये इनसे रिलेटेड है, राइट। अब देखो यदि इस ऑप्शन में तमिलनाडु की जगह पर यदि कर्नाटक दिया होता तब हम क्या लगाते आंसर? तब भी हमारा आंसर कर्नाटक ही होता। क्यों होता? क्योंकि ये जो तमिल लोग हैं ये ओनली तमिलनाडु में ही थोड़ी रहते हैं भाई, थोड़े बहुत उसके आसपास के जो एरिया हैं वहां पर भी रहते हैं। तो ये आसपास के जो ये 3-4 स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में भी ये मनाया जाता है, ओके। लेकिन वो इस तरीके से ऑप्शन देगा नहीं, ओके। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पायरोमीटर इज यूज टू मेजर विच क्वांटिटी। देखो ये जो मैंने बोला था ना, ये सारे क्वेश्चन जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे पूरी जीके आपके दिमाग में से निकल जाएगी, राइट। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना अलग अलग टॉपिक पर हैं सारे, और इन टॉपिक को आप तैयार करके जाना अपने एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए, राइट। ये जो टेस्ट है, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये आपको रिमाइंड करा रही है, एक तरीके से रिमाइंडर के तौर पर है कि आपने क्या तैयार कर लिया, क्या नहीं। जो कर लिया उसको रिवाइज करो, जो नहीं किया उसको तैयार कर लो, ओके। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, सारे 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक हैं, जरा सी देर में ही याद हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि पायरोमीटर जो मेजर करता है ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, ये किस क्वांटिटी को मेजर करता है। ऑप्शंस हैं प्योरिटी ऑफ मिल्क। देखो प्योरिटी ऑफ मिल्क को हम किस चीज से मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं, राइट। और देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं पायरोमीटर से, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम मेजर करते हैं विस्कोमीटर से। और डेप्थ ऑफ ओशियन को हम मेजर करते हैं फेदोमीटर से, राइट। ये देखो मैंने करा रखा है टॉपिक, यदि आप जीके वाली प्लेलिस्ट में जाओ ना तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, पूरी जीके की जो प्लेलिस्ट है आपके एग्जाम के लिए चेक कर लेना, उसमें मैंने ये कवर करा रखा है, ओके। जितने भी 40-45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा आपका कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। उनको आप कर लेना, तैयार कर लेना अच्छे से, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, यानी कि WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं, ओके। तो देखो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ये सिचुएटेड है। और देखो स्विट्जरलैंड में काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और इस टॉपिक को भी तैयार कर लेना, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये बताओ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। यदि आप एक इंडियन हो और आपको ये नहीं पता है ना तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, ठीक है। एवरी इंडियन मस्ट नो दिस कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, राइट। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। देखो याद करो, ये कैपिटल वगैरह जो है इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 इज वर्ल्ड सोइल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ओके तो देखो वर्ल्ड सोइल डे जो होता है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। और ये जो टॉप 50 के जो भी डेज हैं इनको आप तैयार कर लेना। पिछले 3-4 महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं उनको तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि वो करंट का पार्ट रहेगा और आपके एग्जामिनेशन में पूछने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ओके तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ओके तो देखो इस तरीके से ये आपके पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये टेस्ट कंप्लीट होता है। और देखो आपको मजा आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। अपना टोटल स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो ईमानदारी के साथ में, ये आपको देखो ईमानदारी से करना है बिकॉज इट विल हेल्प यू लॉट इन असेसिंग योरसेल्फ एंड इन परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके और देखो आगे आने वाली क्लासेस में यदि आप इसी टाइप के मॉक टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक करना इस सेशन को। यदि आप इसको लाइक करते हैं, जितने लाइक होते हैं, यदि मुझे इस पर 200 लाइक मिलते हैं देन आई विल डेफिनेटली कम विद अनदर सेशन, ठीक है, अनदर टेस्ट, अनदर मॉक टेस्ट। इसी टाइप के मजेदार क्वेश्चंस होंगे और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती हुई चली जाएगी। और देखो टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो मैं मॉक टेस्ट कवर करा रहा हूं उनको आप जरूर अटेम्प्ट किया करो, राइट। तो चलो इसी टाइप की इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपकी जीके को ट्रिक्स के साथ में, न्यूमेरिक टेक्निक्स के साथ में तैयार करवाऊंगा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव जरूर कर लो। ओके तो चलिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन देन फॉर एसएसबी इंटरव्यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।